द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। लेखक बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 11। इन्वेस्टर के लिए सुरक्षा विश्लेषण। सामान्य दृष्टिकोण। प्रश्न: क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि यहाँ से जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? उत्तर: यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। लुईस कैरोल, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। भविष्य के लिए मूल्य लगाना। वह कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि आपको कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए कितना तैयार होना चाहिए? जबकि आप देख रहे होते हैं कि एक कंपनी 10 गुना कमाई कर रही होती है, जबकि उसी समय दूसरी 20 गुना कमाई के लायक होती है, और आप तर्कसंगत रूप से यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप एक स्पष्ट व उज्ज्वल भविष्य के लिए अधिक भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो एक बुरा सपना भी हो सकता है। इन सब प्रश्नों को देखते हुए ग्राहम को लगता है कि यह वो 5 तत्व हैं जो इस परिस्थिति के में निर्णायक हैं। उन्होंने इन्हें इस रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। कंपनी की सामान्य दीर्घकालिक संभावनाएं, इसके प्रबंधन की गुणवत्ता, इसकी वित्तीय ताकत और पूंजी संरचना, इसका लाभांश रिकॉर्ड और इसकी वर्तमान लाभांश दर। आइए आज के बाजार के अनुसार इन कारकों को परखें। दीर्घकालिक संभावनाएं। सबसे पहले बुद्धिमान निवेशक को इस कंपनी के कम से कम 5 साल की वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म 10 के कंपनी की वेबसाइट से या एडगार डेटाबेस से डाउनलोड करनी चाहिए। यह रिपोर्ट आपके 2 ओवरराइडिंग प्रश्नों के उत्तर देने में आपकी सहायता करती है, जो यह है: यह कंपनी क्या विकसित करती है? मुनाफा कहाँ से आया? अब इन प्रश्नों को हल करने में आने वाली समस्याओं को देखें। कंपनी एक सीरियल अधिग्रहण करता है। एक वर्ष में 2 या 3 से अधिक अधिग्रहणों का औसत पोटेंशियल ट्रबल का संकेत है। आखिरकार अगर कंपनी खुद ही अपने स्वयं के निवेश की तुलना में अन्य व्यवसायों के स्टॉक को खरीदती है, तो आपको अपनी कंपनी कहीं और भी जांच करनी चाहिए, और आपको कंपनी के एक अधिग्रहणकर्ता के रूप में कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। आपको कॉरपोरेट अपच की बीमारी को देखने के लिए बाहर भी देखना चाहिए। जैसे कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने बड़े अधिग्रहण कर रखे थे, लेकिन अब उन्हें कॉरपोरेट अपच हो रही है, जिसके कारण वे अब अपने पुराने अधिग्रहणों को वापस छोड़ने के लिए विवश हैं, जैसे ल्यूसेंट मेटल, क्वेकर ओट्स, टाइको इंटरनेशनल उन कंपनियों में से हैं जिन्हें इस बीमारी से होने वाले नुकसान पर अधिग्रहण से बचना पड़ा है। अन्य फर्में पुरानी राइट ऑफ या आउटसिंग चार्ज लेती हैं, जिससे साबित होता है कि वे अपने पिछले अधिग्रहणों के लिए ओवरपेड हैं। भविष्य के सौदे के लिए यह एक अपशगुन है। कंपनी एक ओपीएम एडिक्ट है। यह कर्ज ले रही है। यह अन्य लोगों के पैसे के वोट लोड यानी पर्याप्त राशि को बढ़ाने के लिए स्टॉक बेच रही है। वार्षिक रिपोर्ट में इस कैश फ्लो को ओपीएम के इन फैट इन्फ्यूजन्स को कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। आप एक बीमार कंपनी को विकसित होते हुए भी देख सकते हैं, भले ही उसके अंडरलाइंग बिजनेसेस पर्याप्त कैश पैदा नहीं कर रहे हों, जैसा कि ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम ने बहुत पहले यह लोगों को नहीं दिखाया था। कंपनी एक जॉनी वन नोट है जो अपने अधिकांश राजस्व के लिए एक ग्राहक पर निर्भर है। अक्टूबर 1999 में फाइबर ऑप्टिक्स निर्माता साइकैमोर नेटवर्क्स इंक ने पहली बार जनता को स्टॉक बेचा। प्रॉस्पेक्ट्स से पता चला है कि ग्राहक विलियम्स कम्युनिकेशंस ने साइकैमोर के टोटल रेवेन्यू, जो कि $11 करोड़ था, उसमें पूरे $11 मिलियन का निवेश किया था। व्यापारियों ने $15 अरब के साइकैमोर के शेयरों की निष्ठा से कीमत लगाई थी। दुर्भाग्य से विलियम्स 2 साल बाद ही दिवालिया हो गए। हालांकि साइकैमोर
ने अन्य ग्राहकों को भी बाद में अपने स्टॉक बेचे, लेकिन साल 2000 और 2002 के बीच इसका स्टॉक 97% तक गिर गया। जब भी आप किसी कंपनी के विकास और लाभ के स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो सकारात्मक रूप के साथ साथ नकारात्मक रूप पर भी नज़र रखें। यह कुछ संकेत अच्छे संकेतों में इस प्रकार हो सकते हैं। कंपनी के पास व्यापक बड़ी खाई हो या फिर बड़ी प्रतिस्पर्धी लाभ होना चाहिए, वरना एक उस महल की तरह जिसके चारों ओर कम चौड़ी खाई होने के कारण उसे आसानी से कब्जे में लिया जा सकता है, उसी तरह ही कुछ कंपनियों को उनकी कुछ उस छोटी खाई की वजह से ही आसानी से उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा मार डाला जा सकता है, जबकि वे अन्य लगभग अभेद्य होती हैं जिनकी यह खाई काफ़ी चौड़ी होती है। कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो कंपनी की उस खाई को चौड़ा कर सकती हैं, जैसे कि एक मजबूत ब्रांड पहचान, मोनोपोली या नज़दीकी मोनोपोली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सस्ते में बड़ी मात्रा में माल या सेवाओं की आपूर्ति करने में सक्षमता, एक यूनिक इंटेंगिबल एसेट या एक रेजिस्टेंस टू सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन के लिए प्रतिरोध आदि ही वे असली ताकतें हैं जो कंपनी को एक अभेद किले के रूप में अजेय बनाती हैं। कंपनी मैराथन है, जॉगिंग नहीं है। आप आय विवरणों पर वापस जाकर देख सकते हैं कि रेवेन्यू और शुद्ध आय पिछले 10 वर्षों में सुचारू रूप से और तेज़ी से बढ़े हैं या नहीं। फाइनेंशियल एनालिस्ट जर्नल के एक हालिया लेख ने पुष्टि की कि अन्य अध्ययनों से पता चला है कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनियां ओवरराइट और फ्लेम आउट हो जाती हैं। यदि कंपनी की कमाई टैक्स के बाद 10% की दीर्घकालिक दर से बढ़ रही है तो यह टिकाऊ हो सकती है, लेकिन 15% ग्रोथ हर्डल यह है कि कई कंपनियों ने खुद के लिए निर्धारित भ्रम पाल रखे हैं। इसके अलावा एक उच्च दर रिटर्न या एक 2 साल में विकास का अचानक फट पड़ना यह संकेत देता है कि आगे सब कुछ फीका पड़ने की संभावना निश्चित है। ठीक उसी तरह जैसे एक अनुभवहीन मैराथन जो इस दौड़ को एक 100 मीटर दौड़ की तरह पूरी दौड़ दौड़ने की कोशिश करता है। कंपनी बोती है और फिर काटती है। एक कंपनी को नए व्यवसाय को विकसित करने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके उत्पाद कितने अच्छे हैं या इसका ब्रांड कितना शक्तिशाली है, इसे कुछ पैसे अपने अनुसंधान और विकास पर खर्च करने ही होते हैं। हालांकि अनुसंधान और विकास खर्च आज विकास का स्रोत नहीं है, लेकिन यह कल हो सकते हैं, खासकर अगर एक फर्म के पास नए विचारों और उपकरणों के साथ अपने व्यवसायों को फिर से जीवंत करने का एक सिद्ध रिकॉर्ड होना चाहिए। अनुसंधान और विकास का औसत बजट उद्योगों और कंपनियों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे साल 2002 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने R&D पर अपनी शुद्ध बिक्री का लगभग 4% खर्च किया था, जबकि 3M ने 6.5% और जॉनसन एंड जॉनसन ने 10.9% खर्च किया था। लंबे समय में एक कंपनी जो R&D पर कुछ भी खर्च नहीं करती है वह कम से कम उतना ही कमज़ोर है जितना कि बहुत अधिक खर्च करता है। मैनेजमेंट की गुणवत्ता और आचरण। एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को यह बताना चाहिए कि वे इनके विकास के लिए क्या करेंगे और फिर उन्हें वो करना चाहिए जो उन्होंने अपने लिए कहा हो। इसकी पुष्टि के लिए पिछली वार्षिक रिपोर्टों को पढ़ें और प्रबंधकों ने किस पूर्वानुमान का अनुमान लगाया था और क्या उन्होंने उन्हें पूरा किया या उसके कम किया। प्रबंधकों को अर्थव्यवस्था, अनिश्चितता या कमज़ोर मांग जैसे सभी उद्देश्य वाले अनिश्चित कारणों को दोषी ठहराने के बजाय अपनी विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब यह भी जांचें कि क्या अध्याय के सालाना पत्र का स्वर और पदार्थ वॉल स्ट्रीट पर नवीनतम स्टाइल के साथ ले में है या स्थिर है या उतार चढ़ाव वाला है। यह प्रश्न यह निर्धारित करने में भी आपकी सहायता कर सकते हैं कि क्या कंपनी चलाने वाले लोग कंपनी के मालिक के हित में कार्य करेंगे। क्या वे नंबर 1 की तलाश कर रहे हैं। एक फर्म जो अपने CEO को 1 वर्ष में $100 मिलियन का भुगतान करती है
उसके पास इसके बहुत अच्छे कारण होते हैं। अगर इसका कोई ठोस कारण ना हो तो इस तरह के अस्पष्ट मोटे पैसे देने का मतलब है कि यह फार्म प्रबंधकों के लिए प्रबंधकों द्वारा संचालित किया जाता है। यदि कोई कंपनी अपने स्टॉक विकल्प को अंदरूनी सूत्रों के लिए रीप्राइस करती है तो इससे दूर रहें। इस स्विच रूप में एक कंपनी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मौजूदा स्टॉक विकल्प को रद्द कर सकती है और फिर उन्हें लाभप्रद कीमतों पर नए लोगों के साथ बदल सकती है। यदि उनके स्टॉक मूल्य कभी शून्य पर नहीं जाते हैं, वह उनका संभावित लाभ हमेशा अनंत हो, तो यह विकल्प कॉरपोरेट परिसंपत्तियों के अच्छे संचालन को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। कोई भी स्थापित कंपनी जो विकल्पों को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि दर्जनों उच्च तकनीकी फर्मों के पास होता है, जो कि आपको डाउन कर सकता है, वह कोई भी निवेशक जो एक ऐसी कंपनी में स्टॉक खरीदता है, उनकी हालत बहुत ख़राब हो सकती है। स्टॉक विकल्पों के बारे में अनिवार्य फुटनोट के लिए वार्षिक रिपोर्ट में देखकर आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन ओवरहॉन्ग कितना बड़ा है। उदाहरण के लिए AOL टाइम वार्नर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसके पास 31 दिसंबर 2002 के सामान्य स्टॉक के 4.5 बिलियन शेयर बकाया थे, लेकिन रिपोर्ट में एक फुटनोट से पता चलता है कि कंपनी ने 657 मिलियन शेयर विकल्प जारी किए थे। इसलिए AOL की भविष्य की कमाई को 15% अधिक शेयरों में विभाजित करना होगा। जब भी आप किसी कंपनी के भविष्य के मूल्य का अनुमान लगाते हैं तो आपको स्टॉक विकल्पों में से नए शेयरों की संभावित बढ़ की भी जांच करनी चाहिए। इसके लिए फॉर्म 4 एडगार डाटाबेस उपलब्ध है, जो दिखाता है कि किसी फर्म के वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशक शेयर खरीद या बेच रहे हैं या नहीं। किसी एक अंदरूनी सूत्र को बेचने के लिए इसका एक वैध कारण हो सकता है, जैसे विविधीकरण, एक बड़ा घर, एक तलाक निपटान। लेकिन बार बार बड़ी बिक्री एक लाल संकेत है। एक प्रबंधक वैध रूप से आपका साथी नहीं हो सकता यदि आप जब खरीदारी करते हैं और वह बिक्री करता रहता है। क्या वे प्रबंधक हैं या प्रमोटर हैं? कार्यकारी अधिकारियों को अपना अधिकांश समय अपनी कंपनियों के निजी प्रबंधन में बिताना चाहिए, ना कि इसे निवेश करने वाली जनता के लिए बढ़ावा देना चाहिए। अक्सर सभी CEO शिकायत करते हैं कि उनके स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह कितना ऊंचा जाता है। तब वे ग्राहक के आग्रह को भूल जाते हैं कि प्रबंधकों को स्टॉक की कीमत को बहुत कम या बहुत अधिक होने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच सभी मुख्य वित्तीय अधिकारियों को अर्निंग्स गाइडेंस या कंपनी के तिमाही मुनाफे का अनुमान लगाना चाहिए, जबकि कुछ फर्म लगातार अस्थायी, तुच्छ या काल्पनिक अवसरों का घमंड करते हुए प्रेस विज्ञप्ति करनी चाहिए। कुछ कंपनियां, जिनमें कोका कोला, जिलेट और USA इंटरैक्टिव शामिल हैं, वे वॉल स्ट्रीट की अल्पकालिक सोच के लिए बस ना कहना शुरू कर दिया है। यह कुछ बहादुर संगठन अपने वर्तमान बजट और दीर्घकालिक योजनाओं के बारे में अधिक विस्तार प्रदान कर रहे हैं, जबकि यह अगले 90 दिनों के लिए अटकलें लगाने से इनकार करते हैं। अंत में पूछें कि क्या कंपनी के लेखांकन व्यवहार को उसके वित्तीय परिणामों को पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है या अपारदर्शी। यदि नॉन रैकरिंग शुल्क रैकरिंग रहता है तो असाधारण आइटम्स इतनी बार क्रॉप करते हैं कि वे साधारण लगते हैं। EBITDA यानी ब्याज पर मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई जैसे समसामयिक आय शुद्ध को प्राथमिकता देते हैं और प्रोफार्म आय का उपयोग वास्तविक नुकसान को कम करने के लिए किया जाता है। आप एक ऐसी फर्म को देख सकते हैं जिसने अभी तक नहीं सीखा है कि पहले अपने शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों को कैसे रखा जाए।
वित्तीय ताकत और पूंजी संरचना। एक अच्छे व्यवसाय की सबसे मूल संभावित परिभाषा यह है कि यह खपत की तुलना में अधिक नकदी उत्पन्न करता है। अच्छे प्रबंधन उस नकदी को उत्पादक उपयोग में लाने के तरीके खोजते रहते हैं। लंबे समय में इस परिभाषा को पूरा करने वाली कंपनियां मूल्य वृद्धि के लिए लगभग निश्चित हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर बाजार क्या करता है। अब कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में नकदी प्रवाह के विवरण को पढ़ने से शुरू करें। देखें कि पिछले 10 वर्षों में परिचालन से नकदी लगातार बढ़ी है या नहीं, तब आप और आगे जा सकते हैं। वॉरेन बफेट की मालिक की कमाई की अवधारणा या शुद्ध आय के साथ साथ परिशोधन और मूल्य ह्रास माइनस नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर को लोकप्रिय बनाया है। डेविस के पोर्टफोलियो मैनेजर क्रिस्टोफर डेविस के रूप में चयनित सलाहकारों का कहना है, यदि आप इस व्यवसाय का 10% स्वामित्व रखते हैं तो वर्ष के अंत में आपकी जेब में कितना नकद आएगा। क्योंकि यह अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन जैसी अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए एडजस्ट करता है, कंपनी के नकद शेष राशि को प्रभावित ना करें। रिपोर्ट की गई आय की तुलना में मालिक की कमाई एक बेहतर उपाय है। मालिक की कमाई की परिभाषा को ठीक करने के लिए आपको रिपोर्ट की गई शुद्ध आय से घटा देना चाहिए। स्टॉक विकल्प देने की कोई भी लागत जो मौजूदा शेयरधारकों से आय को नए मालिकों के हाथों से दूर कर देती है। कोई भी अनयूजुअल, नॉन रेकरिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुल्क, कंपनी के पेंशन फंड से कोई इनकम यदि पिछले 10 वर्षों में प्रति शेयर मालिक की आय कम से कम 6% या 7% की औसत से बड़ी हो तो कंपनी नकद का एक स्थिर जनरेटर है और इसके विकास की संभावनाएं अच्छी हैं। इसके बाद कंपनी की पूंजी संरचना को देखें। कंपनी के पास कितना ऋण, फेवरेट स्टॉक सहित देखने के लिए बैलेंस शीट को देखें। सामान्य तौर पर दीर्घकालिक ऋण कुल पूंजी का 50% से कम होना चाहिए। वित्तीय वक्तव्यों के चरणों में यह निर्धारित करें कि क्या दीर्घकालिक ऋण निश्चित दर या वेरिएबल है। फिक्स चार्ज के लिए कमाई का अनुपात दिखाने वाली प्रदर्शनी या विवरण के लिए वार्षिक रिपोर्ट में देखें। Amazon.com की 2002 की वार्षिक रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि अमेजन की आय अपनी ब्याज लागत को कवर करने के लिए $145 मिलियन कम हो गई है। भविष्य में अमेजन को या तो अपने संचालन से बहुत अधिक अर्जित करना होगा या कम दरों पर पैसे उधार लेने का तरीका खोजना होगा। अन्यथा कंपनी अपने शेयरधारकों के पास नहीं बल्कि अपने बॉन्ड होल्डर्स के पास के स्वामित्व में हो सकती है, जो अमेजन की परिसंपत्तियों पर दावा कर सकते हैं यदि उनके पास उनके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज भुगतानों को हासिल करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। लाभांश और स्टॉक पॉलिसी पर कुछ शब्द। कंपनी इस बताने के दबाव में यह बताए कि आप लाभांश का भुगतान नहीं करते हैं तो आप बेहतर हैं। यदि फर्म लगातार अच्छे बाजारों और खराब प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गई है तो प्रबंधकों इसमें स्पष्ट रूप से उपयोग के लिए नकदी डालना चाहिए। यदि हालांकि व्यापार लड़खड़ा रहा है या स्टॉक अपने प्रतिद्वंदियों को कम आंक रहा है तो प्रबंधक और निवेशक लाभांश का भुगतान करने से इनकार करके नकदी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो कंपनियां बार बार अपने शेयरों को विभाजित करती हैं और उन्हें प्रेस रिलीज में बताती रहती हैं, वे अपने निवेशकों से डॉल्स की तरह व्यवहार करती हैं, योगी बेरा की तरह, जो चाहते थे कि उनका पिज़्ज़ा 4 स्लाइस में कट जाए। मुझे नहीं लगता कि मैं 8 खा सकता हूँ। शेयर पसंद करने वाले शेयर धारकों को यह बात याद आती है जब $50 पर एक शेयर के 2 शेयर $100 पर एक से अधिक शेयर के लायक नहीं है। प्रबंधक जो विभाजन को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने वाली जनता की सबसे बड़ी प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं, लेकिन बुद्धिमान निवेशक इस तरह के जोड़ तोड़ करने वालों पर कभी भी पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचेंगे। कंपनियों को अपने शेयरों को तब खरीदना चाहिए जब वे सस्ते हों या जब वे रिकॉर्ड ऊंचाई पर या उसके निकट हों। दुर्भाग्य से हाल ही में जो स्टॉक अतिरंजित हों तब कंपनियों के लिए अपने स्टॉक को उस समय पुनर्खरीद करने के लिए बहुत आम बात हो गई है।
किसी कंपनी के लिए यह गलत नहीं है कि उस पैंतरेबाजी का असली उद्देश्य शीर्ष अधिकारियों को शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के नाम पर अपने स्वयं के स्टॉक विकल्प बेचकर मल्टी-मिलियन डॉलर का भुगतान करने में सक्षम बनाना है। वास्तविक सबूतों की पर्याप्त मात्रा वास्तव में यह बताती है कि प्रबंधक जो शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के बारे में बात करते हैं शायद ही कभी ऐसा करते हैं। निवेश जैसा कि सामान्य रूप से जीवन में होता है, अंतिम जीत आम तौर पर काम करने वालों की जाती है, बात करने वालों की नहीं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 12, शेयर आय के बारे में विचार करने के लिए चीज़ें। दोस्तों में पेन से इतनी गहरी दरार पड़ सकती है जितनी कि एक बंदूक से संभव नहीं है। डॉक्टर डिडले। अंकों का खेल। पिछले कुछ वर्षों में कंपनियों और उनके अकाउंटेंट ने किस हद तक विश्वास को धक्का दिया है, यहाँ तक कि ग्राहम को भी इस बात ने चौंका दिया होगा। स्टॉक विकल्पों के माध्यम से भारी मात्रा में मुआवजे से शीर्ष अधिकारियों ने सोचा कि वे केवल कुछ वर्षों के लिए अपनी कंपनी की कमाई में वृद्धि करके धनवान बन सकते हैं। इसी तरह से सैकड़ों कंपनियों ने विश्वास की भावना का उल्लंघन किया। उन्होंने केवल पत्रों द्वारा ही नहीं बल्कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ भी छेड़छाड़ करके अपनी वित्तीय रिपोर्ट तक बदल रहे हैं और अपनी इस काली कमाई पर पर्दा डालने के लिए अस्पष्ट आचरण व ऊपरी दिखावे को बदलकर अपने रिजल्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते रहे हैं, जिसने कमाई के साथ साथ परिणामों की बदसूरती भी उत्पन्न की थी। आइए इनमें से कुछ अस्वाभाविक पदार्थों को देखें। शायद कमाई करने की सनक को शांत करने के लिए आजकल की सबसे बड़ी और व्यापक गड़बड़ी अकाउंट में हेरफेर करके, जिसे प्रो फार्मा कहा जाता है, की गई थी। वॉल स्ट्रीट में एक पुरानी कहावत प्रचलित है कि हर बुरा विचार एक अच्छे विचार के रूप में शुरू होता है और प्रो फार्मा कमाई इसमें अलग नहीं है। मूल बिंदु इस प्रवृत्ति से शॉर्ट टर्म डेविएशंस के लिए यह माना जाता है कि नॉन रेकरिंग घटनाओं को समायोजित करके कमाई के लॉन्ग टर्म ग्रोथ की एक ट्रूअर तस्वीर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अन्य फर्म जिसे उसने अभी अधिग्रहित किया था, जिसे वह उसे पूरे 12 महीनों के लिए अपना हिस्सा बताकर एक प्रो फार्मा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकती है और उसके माध्यम से यह दिखा सकती है कि उसने पिछले वर्षों में क्या अर्जित किया होगा। लेकिन जैसा कि 1990 के शुरुआती दशक में यह सामने आया था कि कंपनियां अच्छी तरह से अकेले किसी दूसरी कंपनी को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। जरा प्रो फार्मा के इन उदाहरणों को देखें। 30 सितंबर 1999 को समाप्ति माही में इंफोस्पेस इंक ने अपनी प्रो फार्मा आय अर्जित की, लेकिन उसने पसंदीदा स्टॉक लाभांश में $159.9 मिलियन का भुगतान नहीं किया था। 31 अक्टूबर 2001 को समाप्ति माही में BEA सिस्टम्स इंक ने अपनी प्रो फार्मा आय अर्जित की, लेकिन जैसे कि उसने अपने कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए गए स्टॉक विकल्पों पर पेरोल करों में $193 मिलियन का भुगतान नहीं किया था। 31 मार्च 2001 को समाप्ति माही में JDS यूनिपेज कॉर्प ने अपनी प्रो फार्मा आय को इस तरह पेश किया जैसे कि पेरोल करों में $4 मिलियन का भुगतान ना किया हो। वह घटिया शेयरों में $7 मिलियन का निवेश नहीं किया और इससे संबंधित $2.5 बिलियन का विलय और सद्भावना के लिए उस पर चार्ज नहीं लगाया हो। संक्षेप में, प्रो फार्मा आय कंपनियों को यह दिखाने में सक्षम बनाती है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया होगा। यदि उन्होंने यह नहीं दिखाया
हो जितना कि उन्होंने बुरा काम किया हो। एक बुद्धिमान निवेशक के रूप में केवल एक चीज़ को जो आपको प्रो फार्मा आय के साथ करनी चाहिए वह है उन्हें अनदेखा करना। रिकॉग्निशन की भूख। साल 2000 में दूरसंचार की दिग्गज कंपनी ओवेस्ट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल इंक मजबूत दिख रही थी। इसके शेयर 5% से भी कम हो गए क्योंकि उस वर्ष शेयर बाजार में 9% से अधिक की गिरावट आई थी। लेकिन क्वेस्ट की वित्तीय रिपोर्ट में एक अजीब सा रहस्योद्घाटन हुआ। 1999 के उत्तरार्ध में क्वेस्ट ने अपने टेलीफोन निर्देशिकाओं से राजस्व को पहचानने का फैसला किया। जैसे ही फ़ोन पर की किताबें प्रकाशित हुई, भले ही किसी ने कभी भी येलो पेज का विज्ञापन निकाला हो, कई व्यवसाय मासिक किस्तों में उन विज्ञापनों के लिए भुगतान कर रहे थे। मंत्र यह था कि उस समय 1999 में लगने वाले लेखा सिद्धांतों में परिवर्तन करों के बाद $240 मिलियन की शुद्ध आय को आइक करता था, जो कि उस वार्षिक अर्जित किए गए सभी पैसों का 5वां हिस्सा था। एक जलमग्न हिमखंड का मुकुट बनाने वाली बर्फ का एक छोटे हिस्से की तरह एग्रेसिव रेवेन्यू रिकग्निशन अक्सर खतरों का संकेत है जो गहरी और करघा दौड़ती है। 2003 की शुरुआत में क्वेस्ट ने अपने पिछले वित्तीय वक्तव्यों की समीक्षा करने के बाद कंपनी ने घोषणा की कि उसे उपकरण की बिक्री पर समय से पहले लाभ मिला था जो बाहरी लोगों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की लागत को अनुचित रूप से दर्ज किया गया। अनुचित रूप से बुक की गई लागतें जैसे कि वे खर्च के बजाय पूंजीगत संपत्ति थी। बयान अनुचित व्यवहार था, जैसे परिसंपत्तियों का आदान प्रदान मानो वे एक मुश्त बिक्री कर रहे हों। सभी ने बताया 2000 और 2001 के लिए क्वेस्ट का राजस्व $2.2 बिलियन से अधिक हो गया था, जिसमें पहले लेखा सिद्धांत में परिवर्तन से प्राप्त $80 मिलियन शामिल थे, जो अब उलट था। पूंजीगत अपराध कैपिटल ऑफेंसेस। साल 1990 के दशक के अंत में ग्लोबल क्रॉसिंग लिमिटेड की असीमित महत्वाकांक्षाएं थी। बरमूडा आधारित कंपनी 1 लाख मील से अधिक के पहले एकीकृत वैश्विक फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क का निर्माण कर रही थी, जो मोटे तौर पर दुनिया के महासागरों के तल में बिछाई गई थी। दुनिया को तारों से जोड़ने की बाद ग्लोबल क्रॉसिंग अन्य संचार कंपनियों को अपने नेटवर्क के केबलों पर अपने डाटा को ले जाने का अधिकार बेचेगी। अकेले 1998 में ग्लोबल क्रॉसिंग ने अपने ऑप्टिकल वेब के निर्माण के लिए $600 मिलियन से अधिक खर्च किए। उस वर्ष निर्माण बजट का लगभग 1/3 राजस्व के रूप में खर्च की गई क्षमता की लागत नामक खर्च के रूप में लिया गया था। अगर उस $178 मिलियन के खर्च को नहीं दिखाया जाता, जैसे कि ग्लोबल क्रॉसिंग ने $96 मिलियन के शुद्ध नुकसान की रिपोर्ट की थी, तो इसके बिना लगभग $82 मिलियन का लाभ दिखाना पड़ता। अगले वर्ष 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में एक दोषपूर्ण फुटनोट लिखा गया कि ग्लोबल क्रॉसिंग ने सेवा अनुबंध की शुरुआत की। कंपनी अब अपने निर्माण पर खर्च होने वाले राजस्व के लिए खर्च के रूप में अधिकांश निर्माण लागतों का शुल्क नहीं लेगी। इसके बजाय उन निर्माण लागतों का एक बड़ा हिस्सा अब एक ऑपरेटिंग व्यय के रूप में नहीं बल्कि एक पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाएगा, जिससे कंपनी की कुल संपत्ति में वृद्धि होगी, लेकिन इससे वास्तव में उस शुद्ध आय में कमी होगी। पूफ जादू की तरह एक लहर में ही ग्लोबल क्रॉसिंग की संपत्ति और उपकरण संपत्ति $575 मिलियन बढ़ गई, जबकि इसकी बिक्री की लागत में केवल $350 मिलियन की वृद्धि हुई थी। फिर भले ही कंपनी एक शराबी नावी की तरह पैसा खर्च कर रही थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रबंधकों के लिए एक अच्छा उपकरण है जिसका उपयोग वे एक अच्छा, बड़ा और बेहतर व्यवसाय विकसित करने के लिए करते हैं। लेकिन निंदनीय लेखा नियामक प्रबंधकों को कैपिटल एसेट्स में सामान्य ऑपरेटिंग खर्च को परिवर्तित करके रिपोर्ट किए गए लाभ को बढ़ाने की अनुमति देते हैं।
जैसा कि ग्लोबल क्रॉसिंग मामले से पता चलता है, बुद्धिमान निवेशक को यह समझना सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या और क्यों एक कंपनी कैपिटलाइज करती है। एक इन्वेंट्री की कहानी। सेमीकंडक्टर चिप्स के कई निर्माताओं की तरह माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक को 2000 के बाद बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा। वास्तव में माइक्रोन को इस मांग में डुबकी से इतनी मुश्किल से मारा गया कि उसे अपने आविष्कारों के मूल्य को लिखना शुरू करना पड़ा, क्योंकि ग्राहकों ने स्पष्ट रूप से कहा था उन्हें उन कीमतों पर नहीं चाहिए जो माइक्रोन बता रहे थे। मई 2001 को समाप्ति तिमाही में माइक्रोन ने अपने आविष्कारों के रिकॉर्ड किए गए मूल्य को $261 मिलियन से घटा दिया। अधिकांश निवेशकों ने इसकी व्याख्या ऑपरेशन की सामान्य व आवर्ती लागत के रूप में नहीं, बल्कि एक असामान्य घटना के रूप में की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखिए। माइक्रोन ने अगली 6 फिस्कल क्वार्टर्स में से प्रत्येक में आगे इन्वेंट्री की बुकिंग की। क्या माइक्रोन की इन्वेंट्री का अवमूल्य एक अपूरणीय घटना थी, या यह एक पुरानी स्थिति बन गई थी? इस विशेष मामले पर उचित दिमाग अलग अलग सोच सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, बुद्धिमान निवेशक को हमेशा नॉन रैकरिंग लागतों के लिए गार्ड होना चाहिए, जैसे कि अनजाइजर बनी बस चलते रहें। पेंशन के आयाम, तनाव की स्थिति। 2001 में एसबीसी कम्युनिकेशन इंक, जो कि सिंगुलर वायरलेस, पास्टेल और साउथर्न न्यू इंग्लैंड टेलीफोन के हितों का मालिक है, ने शुद्ध आय में $7.2 बिलियन की कमाई की, जो कि एक साल में खराब टेलीकॉम उद्योग के लिए एक खराब प्रदर्शन था। लेकिन वह लाभ केवल एसबीसी के व्यवसाय से नहीं आया, पूरी तरह से $1.4 मिलियन का लाभ कंपनी की कुल आय का 13% एसबीसी की पेंशन योजना से आया था। चूंकि एसबीसी के पास पेंशन योजना में अधिक पैसा था, क्योंकि यह अनुमान था कि अपने कर्मचारियों के भविष्य के लाभों का भुगतान करना आवश्यक था, जो कंपनी को वर्तमान आय के अंतर का इलाज करने के लिए मिला। उस अधिवेश के लिए एक सरल कारण, 2001 में एसबीसी ने पेंशन योजना के निवेशों पर 8.5% से 9.5% तक की कमाई की उम्मीद की दर बढ़ा दी। एसबीसी ने नई उम्मीदों को यह कहते हुए समझाया कि 2001 को समाप्त हुए प्रत्येक 3 वर्षों में निवेश पर हमारा वास्तविक वर्षीय रिटर्न 10% से अधिक था। दूसरे शब्दों में, हमारे पिछले रिटर्न उच्च रहे हैं, इसलिए मान लें कि हमारा भविष्य का रिटर्न भी उच्च होगा। लेकिन यह न केवल तर्क के सबसे अल्प विकसित परीक्षणों को प्रभावित करता है, जैसे ही यह किया गया, ब्याज दरें तुरंत ही गिरने लगी थी, जो पेंशन पोर्टफोलियो के बॉन्ड हिस्से पर भविष्य के रिटर्न को निराशा कर रही थी। उसी वर्ष वास्तव में वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे ने अपनी पेंशन परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर 8.3% से घटाकर 6.5% कर दी थी। क्या एसबीसी यह मानने में यथार्थवादी था कि उसने पेंशन फंड मैनेजर दुनिया के सबसे बड़े निवेशक को पछाड़ सकते हैं? शायद नहीं। 2001 में बर्कशायर हैथवे के पेंशन फंड में 9.8% की वृद्धि हुई, लेकिन एसबीसी का पेंशन फंड 6.9% पर ही रह गया। यहाँ बुद्धिमान निवेशक के लिए कुछ त्वरित विचार दिए गए हैं। क्या शुद्ध पेंशन लाभ कंपनी की शुद्ध आय का 5% से अधिक है? क्या योजनागत परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक दर उचित है? गुफा निवेशक। कुछ पॉइंट्स आपको एक शेयर खरीदने से बचने में मदद करेंगे, जो एक अकाउंटिंग टाइम बम्प हो सकता है। लास्ट पेज से पढ़ना शुरू करें। जब आप किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट को पर शोध करते हैं, तो अंतिम पृष्ठ से पढ़ना शुरू करें और धीरे धीरे सामने की ओर अपना काम करें। जो भी आप ढूंढना चाहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, उसे दफन कर दिया जाता है। जो ठीक भी है कि आपको पहले क्यों दिखाना चाहिए या क्यों दिखना चाहिए। नोट्स पढ़ें। वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के चरणों को पढ़े बिना कभी कोई स्टॉक ना खरीदें।
आमतौर पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एक प्रमुख नोट बताता है कि कंपनी राजस्व को कैसे पहचानती है, आविष्कार को रिकॉर्ड करती है, किस्त या अनुबंध की बिक्री का इलाज करती है, अपनी विपणन लागतों को खर्च करती है और अपने व्यवसाय के अन्य प्रमुख पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य चरणों में ऋण स्टॉक विकल्प, ग्राहकों को ऋण, नुकसान के खिलाफ भंडार और अन्य जोखिम कारक के बारे में खुलासे जानने के लिए इसे देखो, जो कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले गंवा सकता है। जिन चीज़ों को अपने एंटीना को सुगम बनाना चाहिए उनमें पूंजीकृत और स्थगित जैसे तकनीकी शब्द हैं। पुनर्गठन और सादे अंग्रेजी शब्दों से संकेत मिलता है कि कंपनी ने अपनी लेखांकन प्रथाओं को बदल दिया है, जैसे शुरू, परिवर्तन और हालांकि। उन शब्दों में से कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको आगे जांच करने की जरूरत है। कम से कम एक फर्म के वित्तीय वक्तव्यों में उन लोगों के साथ फुटनोट्स की तुलना करना सुनिश्चित करें जो एक करीबी प्रतियोगी है, और यह देखने के लिए भी कि आपकी कंपनी के अकाउंटेंट कितने आक्रामक हैं। और पढ़ो, यदि आप एक उद्यमी निवेशक हैं जो अपने पोर्टफोलियो में बहुत समय और ऊर्जा लगाने के लिए तैयार है, तो आप वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में अधिक जानने के लिए इसे अपने आप पर निर्भर होते हैं। एक मात्र तरीका यह है कि आप इसके लिए अपनी आय को कम कर सकते हैं। समय पर और विशिष्ट उदाहरणों से भरी 3 ठोस पुस्तकें मार्टिन फीडरसन और फर्नांडो अल्वारेज के वित्तीय विवरण विश्लेषक चार्ल्स मूलफोर्ड और यूजीन कॉमिस्की की वित्तीय संख्या खेल और हार्वर्ड शिलिट की वित्तीय सैनोनिमस हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।